नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले मैंने पर्यावरण अध्ययन के 100 प्रश्न बनाए थे, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आपने काफ़ी कमेंट से किए सर अगला पार्ट भी दीजिए, तो उसमें 4 विकल्प भी रखे थे। लेकिन इस वीडियो में आपको 4 विकल्प नहीं देखने को मिलेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन है, टोटल 150 प्रश्न है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है और जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सब में इसको शेयर करना है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सिर्फ आपको इतना ही करना है, उसके बाद आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सबसे पुराना अनाज किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, जो सबसे पुराना अनाज माना जाता है वो जौ को माना जाता है। बहुत सारे बच्चे गेहूँ लगाकर आते हैं, लेकिन गेहूँ उनका राइट आंसर नहीं होता है। जो सबसे पुराना अनाज माना जाता है वो जौ को माना जाता है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या फिर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यदि पर्यावरण दिवस के बारे में पूछे तो आप साधारणतः आंसर लगा सकते हैं। आप सभी को पता है कि 5 जून को मनाते हैं। लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जोसेफ फूरियर के द्वारा दी गई थी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। ताजमहल को क्षति किस कारण पहुंच रही है? जो ताजमहल को क्षति पहुंच रही है वो किसके कारण पहुंच रही है? तो ये मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाला जो वायु प्रदूषक है उसके कारण ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। रेड डाटा बुक, इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा किस प्रकार, मतलब क्या है रेड डाटा बुक? तो ये विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची है। इसको कब प्रदर्शित किया गया था पहली बार रेड डाटा बुक को? तो ये किया गया था 1966 में। रेड डाटा बुक को पहली बार 1966 में प्रदर्शित किया गया था। अब आपको यहाँ पर बताना है या फिर देखना है कि रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो ये पिंक रंग से दर्शाया गया है। रेड डाटा बुक में जो संकटापन्न जीव है उसे पिंक रंग से दर्शाया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, जो सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत के, वो मध्य प्रदेश राज्य में है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो वो हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, जिसे डीप इकोलॉजी भी कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था, कब किया था? दोनों आंसर आपके सामने हैं। ये अर्निज नेस है, जिन्होंने 1973 में इसका प्रयोग किया था, इस शब्द का, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिका। याद रखिएगा, अर्निज नेस यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है? जो तेजाब वर्षा पर्यावरण में होती है वो किसके प्रदूषण से होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, इसके प्रदूषक के कारण होती है तेजाब वर्षा पर्यावरण में। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो भारत में चेन्नई में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से भी आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। जो विश्व आर्द्र दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो कब किया था? तो ये 1869 में किया गया था। जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हिकेल ने। यहाँ पर देखिए पूछा सबसे ज़्यादा यही जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये अर्नेस्ट हिकेल ने किया था। कब किया था? 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया था। ये जर्मन जीव वैज्ञानिक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम है इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो टांसले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो सन 1835 में किया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था एडवर्ड सुयस ने, याद रखिएगा। जो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो एडवर्ड सुयस के द्वारा किया गया था। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? यहाँ पर देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी वायु प्रदूषक है जिसके कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो वो है सीसा। विश्व जल दिवस के बारे में पूछे कि इसको कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में, याद रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस के बारे में पूछा गया है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो जो कैडमियम प्रदूषण है दोस्तों ये इटाई से संबंधित है। प्रश्न को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ये इटाई से संबंधित है। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो ये प्रोटीन से होता है, याद रखिएगा। जो शरीर में उत्तकों का निर्माण होगा वो प्रोटीन से होगा। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसके बारे में तो आपको सभी को पता है, साधारण सा प्रश्न है। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। आपको एक क्यूज के तौर पर एक प्रश्न दे रहा हूँ कि इसको और किस नाम से जाना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है और सभी को आंसर देना है। यहाँ पर भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। और आपका क्यूज है कि इस राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वो है सोयाबीन, याद रखिएगा। सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, याद रखिएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है जो कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? इस प्रश्न को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और आपका राइट आंसर होगा 1973। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी। प्रोटीन को मुख्यतः क्या माना जाता है? तो यहाँ पर प्रोटीन को मुख्यतः शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन कहाँ उपस्थित रहता है? तो जो अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन है दोस्तों ये त्वचा में उपस्थित रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन त्वचा में उपस्थित रहता है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है, याद रखिएगा। पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? एक बार फिर दोहरा लेते हैं प्रश्न को। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है स्वतः चलित वाहन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कैसे होता है? तो ये जीवों के श्वसन से होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं। वैसे तो इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। लेकिन इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को, याद रखिएगा। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। गर्म पानी जो अभ्यारण्य है दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? यहाँ पर कौन सा वायु प्रदूषक के बारे में पूछा गया है? तो वह कैडमियम, याद रखिएगा। कैडमियम वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है।
नामदफा अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो ये जो यूकेलिप्टस होता है उसे, इस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा। जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल एवं असम राज्यों में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा भारत के, याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ओस्लो में किया गया है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सरल सा है, इसका आंसर तो आपको सभी को पता होगा, ये असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? नागपुर में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो ये 1992 में की गई, याद रखिएगा। भारत में हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो ये मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। जुगाली करने वाले पशु मीथेन ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओजोन परत के संरक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, आप देख सकते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और ये सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? देखिए पहले कितने थे? 50 थे, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। टोटल कितने थे पहले? 50। लेकिन 2021 से पहले यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया था, वहाँ पर आपका राइट आंसर 50 ही था। लेकिन यदि अब पूछे, अब जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें यदि पूछे कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपके कितने होंगे? 51 होंगे। यहाँ पर देखिए एक टाइगर रिजर्व बढ़ा दिया गया है 2021 में, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई इस टाइगर रिजर्व का नाम है। कहाँ पर है ये? तो ये तमिलनाडु में है। कब घोषित किया? 2021 को। और ये कौन सा टाइगर भारत का टाइगर रिजर्व है? तो 51वां टाइगर रिजर्व है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब आप वहाँ पर जाकर आप 51 पे टिक कर सकते हैं और आपका ये राइट आंसर होगा। आप समझ ही गए होंगे वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो 51 है, 51 कौन सा है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दाम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में है, याद रखिएगा। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। सलीम अली कौन थे? इसके बारे में इनके बारे में पूछा जाता है कि सलीम अली कौन थे? तो ये एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। सलीम अली
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया जाता है? हमने सबसे पहले देखा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन ये सबसे पहले किस वर्ष में मनाया गया था? तो ये 1973 में मनाया गया था। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो वो है विटामिन सी, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। हरिके आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में है, याद रखिएगा। हरिके आर्द्र भूमि पंजाब राज्य में स्थित है। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो वो है राइजोबियम, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केरल में है। चिनार वन्यजीव विहार केरल राज्य में स्थित है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? जो मगर प्रजनन परियोजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ये फंक द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। विटामिन शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये फंक के द्वारा किया गया था। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर, याद रखिएगा। गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वहाँ क्या है? वहाँ कौन सा विटामिन है? तो वो विटामिन B12 है, याद रखिएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये केरल राज्य में स्थित है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? तो ये घड़ियाल परियोजना है दोस्तों, ये 1974 को शुरू की गई थी घड़ियाल परियोजना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में है, याद रखिएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये केरल के कोतुर में किया गया, याद रखिएगा। देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोतुर में स्थापित किया गया। गेंडा परियोजना कब शुरू की गई? तो जो गेंडा परियोजना है दोस्तों ये 1987 को शुरू की गई, याद रखिएगा। गेंडा परियोजना 1987 को शुरू की गई थी। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वहाँ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरण होती हैं उसको अवशोषित करती है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? तो ये इससे क्या होगा? इससे त्वचा का कैंसर होगा, याद रखिएगा। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से त्वचा का कैंसर होता है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1986 को किया गया था, याद रखिएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो वो आर्सेनिक, याद रखिएगा। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक होगा वो आर्सेनिक होगा। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जिसे शॉर्टकट में FRI कहा जाता है ये कहाँ पर स्थित है? तो FRI या फिर भारतीय वन्य प्राणी संस्थान ये देहरादून में स्थित है।
हिमचीता परियोजना कब शुरू की गई? तो ये 1987 में की गई थी हिमचीता परियोजना। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये सन 2000 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में पारित किया गया। हरा सूचकांक, जिसे ग्रीन इंडेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया था हरा सूचकांक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में है। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है, जिसे AMIC के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी के सृजन में कौन पाया जाता है? तो ये कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। याद रखिएगा, विटामिन डी के सृजन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो यह है विटामिन के। याद रखिएगा, रक्त स्कंद में विटामिन के क्रियाशील होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? मैंने देखिए क्यूज के तौर पर आपसे पूछा था। जहाँ तक मुझे लगता है आपने राइट आंसर दे दिया होगा। नहीं दिया, यदि आपको नहीं पता है तो उसका राइट आंसर होगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1972 को किया गया था। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है भारत में। तो ये किया गया था 1986 को। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये 2006 से प्रारंभ की गई गिद्ध संरक्षण परियोजना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो ये जोसेफ फोरियर द्वारा की गई थी। इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना दी गई थी वो जोसेफ फोरियर के द्वारा दी गई थी। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के किसकी घुली हुई मात्रा पाई जाती है? एक बार फिर दोहरा लेते हैं, प्रश्न को थोड़ा सा मिस हुआ है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है किसकी? तो ये ऑक्सीजन की पाई जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो घुली हुई मात्रा पाई जाती है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण में किसकी घुली हुई मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑक्सीजन की। याद रखिएगा, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा पाई जाती है। भारत में वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं भारत में वर्षावन। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन से हैं? तो जो विश्वसनीय सूचक है प्रदूषण के वो लाइकेन और मास है। याद रखिएगा। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई कौन सी है? तो वो डाप्सन है। वायुमंडल में जो ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई होगी वो डाप्सन होगी। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ है? तो इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा। चमोली जिले से प्रारंभ हुआ है उत्तराखंड के चिपको आंदोलन। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी जीवमंडल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। याद रखिएगा, जामोली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है? तो ये असम में है। कौन सी नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मोन घाटी, जिसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। याद रखिएगा, मोन घाटी केरल राज्य में स्थित है। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो ये भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 जुलाई 1966 को की गई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966 को की गई थी।
जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जल का मृदुकरण कहा जाता है। जल की कठोरता को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसे जल का मृदुकरण कहा जाएगा। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो वो आसवन से। याद रखिएगा, समुद्री जल को आसवन प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? यहाँ पर देखिए, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होगा? तो वो वर्षा का जल होगा। काफ़ी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पर। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो भिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है उसे इकोटोन कहा जाएगा या फिर कहलाता है। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो वह है दामोदर नदी। अपनी प्रदूषकों के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। याद रखिएगा, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि है उसे पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज है, और दूधराज को ही शाहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो दूधराज आ जाए विकल्प में या फिर शाहे बुलबुल आ जाए, आपका राइट आंसर दूधराज भी सही होगा और शाहे बुलबुल भी सही होगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो वह है कान्हा किसली। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो यह मध्य प्रदेश को कहा जाता है। याद रखिएगा, टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यदि रधई राज्य किसको कहा जाता है? तो वो भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, भारत का। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो यहाँ पर जो एशियाई बब्बर शेर है उसका निवास गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। यदि एग्जाम में पूछा कि गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में है। और ये यहाँ पर कौन निवास करता है? तो ये एशियाई बब्बर शेर यहाँ पर निवास करते हैं। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है, जंगली गधा अभ्यारण्य। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इकोमार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो ये जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उन्हें दिया जाता है इकोमार्क। याद रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। याद रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। डाप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या था वहाँ पर? डाप्सन। लेकिन प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है। डाप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। वहाँ वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, वहाँ कौन सा वर्णक है? तो वहाँ वर्णक फाइकोसाइनिन है। याद रखिएगा, फाइकोसाइनिन ये वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो यहाँ पर फाइकोसाइनिन आपका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो ये पौधारोपण से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व पौधारोपण से संबंधित है। पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? तो जो पारिस्थितिकी जनक है वो अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। ये प्रश्न भी मैं आपको बता चुका हूँ। पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है, जो कि जर्मन वैज्ञानिक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो ये एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले एजी टांसले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी इकाई अर्थव्यवस्था है, यहाँ किस आंदोलन का नारा है? यहाँ पर देखिए, दो प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ किस आंदोलन का नारा है और यह नारा किसके द्वारा दिया गया? इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ जो नारा है दोस्तों, ये चिपको आंदोलन का नारा है और ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया है कि पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। तो ये आपका राइट आंसर होगा 50 वर्षों में। याद रखिएगा, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास में उसे नहीं देखा गया हो।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो ये एक सींग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो वो है मानव गतिविधियाँ, याद रखिएगा। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला जो मुख्य कारक होगा वो मानव गतिविधियाँ होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, याद रखिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वो है वनोन्मूलन, याद रखिएगा। भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण होगा वो वनोन्मूलन होगा। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। जो ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता है वो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? थोड़ी देर पहले हमने जाना कि सलीम अली कौन थे, तो उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वो है जल विद्युत। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से जो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है वो जल विद्युत है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल इस वीडियो में आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। तो 150वां प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यदि एग्जाम में पूछे कि ये कहाँ पर स्थित है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो टोटल आज के जो 150 प्रश्न थे उसका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।